वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट ए। आइए चलते हैं हमारे लेसन की ओर। आज पढ़ाएंगे हम 8th क्लास के चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बताते हैं चैप्टर 2 में क्या था। चैप्टर 2 में है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टेब्लिश पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब कि कैसे वो व्यापार करने आए थे, फिर साम्राज्य उन्होंने किस तरह से अधिकार कर लिया था। इसी में देखिए, जैसे पहले पहले कौन थे? मुगल आए थे। और मुगल में कौन कौन थे? मुगल बादशाह में औरंगजेब जो था आखिरी शक्तिशाली राजा था। औरंगजेब जो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था मुगल साम्राज्य का, उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावित केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 18 सेकेंड हाफ सेंचुरी में 18 के अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए? इस अध्याय में आप देखेंगे कि, मतलब इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ, कि हाउ दिस केम टू अबाउट, कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह रूप में शामिल हुआ, तो विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो वे कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स इन ईस्ट इन 1600 सेंचुरी। अब सेकेंड टॉपिक में देखिए कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, कौन थी महारानी, कौन? क्वीन एलिजाबेथ। इन्होंने ग्रांटिंग दी कि आप इस कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। मतलब कि वो एक मोनोपोलिक मार्केट कर सकते थे वहां पे। और इस चार्टर एक्ट के तहत इंग्लैंड की कोई भी और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में, जैसे कि भारत, इन्होंने एक इलाका दे दिया भारत, इंडिया, और उन्होंने इलाके में कोई भी दूसरा यूरोप, ब्रिटिश का, इंग्लैंड से कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में नहीं आएगी और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार होगा केवल यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इस कंपनी में होड़ नहीं, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर एक नए इलाकों को खंगा सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद, यहाँ से जो लोग सस्ती कीमतों पर चीजें खरीदते थे और विदेश में जाकर
महंगी कीमतों पर बेचते थे। इससे उन लोगों को बहुत मुनाफा होने लगा। फिर इसके बाद उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। कि अगर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था तो वे सस्ती चीज़ें बहुत ही महंगी चीज़ पे खरीदते, क्योंकि उनकी मोनोपोली है। अब इसके बाद वे शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीकी के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पर करते थे, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, तब पुर्तगाली गोवा में अपना बेस बना चुके थे। फिर इसके बाद देखते हैं पुर्तगाल में खोजी यात्री वास्को ड गामा 1498 में, मतलब कि 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। फिर 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में डच भी हिंद महासागर में आए थे। देखिए डच भी आए हैं 17वीं सेंचुरी में। और समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक ही चीजें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, मतलब कि सबसे ज्यादा मांग तो किसकी थी? ब्लैक पेपर। और इन लोग जब ये लोग आते थे तो ये लोग एक दूसरे का जहाज डुबो दिया करते थे और रास्ते काटने की कोशिश करते थे और खड़ी कर देते थे। मांस लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देते थे। ये व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया था। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आती है? बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। देखिए कुछ देखते हैं क्या होता है इसमें। जो फर्स्ट इंग्लैंड फैक्ट्री थी उन्होंने 1651 में हुगली रिवर के पास बनाया था। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। और यहाँ पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसे दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों को और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। मतलब उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली हुगली नदी के किनारे एक इधर। फिर इसी फैक्ट्री के आसपास लोगों को बसाना चालू कर दिया। उन्हीं के जो अफसर थे, जो उनके सौदागर थे, और आसपास बसने के प्रेरित करने के बाद उन्होंने 1659 में इस कंपनी के आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। फिर जो कंपनी बनी, यहाँ पर लोग बस गए। फिर इसकी बाउंड्री कर दी गई, बन गया किला इनका। इस किले बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है, 2 साल बाद मुगल अफसर को रिश्वत देकर 3 गांवों को जमींदारी भी खरीद ली। मतलब यहाँ जो फैक्ट्री थी इसके आसपास जो गांव थे 3, उसकी रिश्वत देकर उन्होंने वो भी खरीद ले लिया। फिर इसके बाद इसको पहले कालीकाट बोलते थे, अब इसको कोलकाता बोला जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। इन्होंने बोला कि कंपनी पहले जो यहाँ पर काम करते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, अब ये टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि ये अब टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है इनके पास। जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी। देखिए जो कंपनी में जो कर्मचारी हैं वो तो ये कंपनी के तौर पर करे, पर कुछ इनके कर्मचारी बाहर ऐसे ही सेल क्या करते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। मतलब कंपनी चाह रही कि टैक्स फ्री ट्रेड करे, पर जो इनके खिदमतगार हैं, मतलब इनके अफसर
बड़े बड़े अफसर हैं, वो अपना व्यापार खुद ही करते थे कि सामान को निकाल लिया कि उन्होंने दूसरे देशों में चोरी छुपे बेच लिया सस्ते दामों में कंपनी से। फिर ऐसे फिर लेकिन शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया कि इसमें बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। फिर ऐसा भला बंगाल की नवाब मुर्शिद कुली खान में विरोध क्यों ना करते हैं। मतलब वहाँ के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। देखिए नाम मैं लिख देता हूँ, नाम जो मैं लिखता जाऊँ उसे नोट करते जाएं। मुर्शिद कुली खान। फिर मद्रास में जहाज का सामान लाती, यहाँ दिखाऊंगा मैं चित्र 1867 में। फिर देखिए कि इन्होंने कैसे हाउ टेक टू बैटल, मतलब कैसे वो व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने कैसे लड़ाई शुरू कर दी। देखिए 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बंगाल के नवाबों को टकराव काफी बढ़ गया था। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। मतलब कि औरंगजेब के मरने के बाद जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को संतत मान लिया कि वो आप फ्री हैं, कि अब उनका ही राज है और उनके ऊपर कोई भी अदर पावर नहीं है कि जो उनको कंट्रोल कर सके। जो मतलब सेंट्रल पावर एक औरंगजेब थे वो तो उनकी सेंट्रल पावर थी। फिर इसके बाद देखिए अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। फिर उसके बाद ये सभी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी की रियायतें देना से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी से नजराना मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोका। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया गया था। लगाते उन्हें दलील दी कि उस वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम हो गया है। मतलब कि उन्होंने कहा कि टैक्स रेवेन्यू है बंगाल का बहुत ही कम हो गया है और नवाबों की ताकत भी कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की वेतन की मांगे से कंपनी का शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात की यकीन था कि अपना व्यापार चलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः मतलब लास्ट में इस टकराव के परिणाम स्वरूप मतलब लास्ट में इसके रिजल्ट में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी को हम देखेंगे अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे कि इस चैप्टर का चैप्टर पार्ट 2 का बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।